गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में हमने लास्ट लेक्चर में ये देख लिया था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके कैसे कैसे पाथ वो फॉलो कर सकता है। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर। अब इसमें क्या है आप देखिए, मान लीजिए आपने अब तक एक मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज पार्टिकल का मोशन देख लिया है, पाथ देख लिया है। हमें पता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगाएगा। कितना लगाएगा वो भी हमें पता है, जिसका हमने नाम दिया था लोरेंट्ज फोर्स। सो सपोज ए चार्ज्ड पार्टिकल is moving in a electric field and magnetic field both। वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव करता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप मान लीजिए E है और इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आप मान लीजिए B है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B, उस पे फोर्स लगाएंगे। फोर्स बनेगा, अगर उस पे चार्ज Q था तो फोर्स बनेगा QE प्लस V क्रॉस B। इतना फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पे लगेगा और इसको हमने नाम दिया था लोरेंट्ज फोर्स। अब यहां पे मान लो कि आपके पास ये 3 डायमेंशन है, ये y हो गया, ये x हो गया, ये y था, ये x है और ये हमने मान लिया z है। ये 3 डायमेंशन है। इस y एक्सिस में हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में तो फोर्स लगेगा F इक्वल्स टू QE और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स की। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है y डायरेक्शन में, तो हमने लिखा F इक्वल्स टू QE J कैप। मैग्नेटिक फील्ड हमने मान लिया Z में है और जो पार्टिकल मूव कर रहा है वो मूव कर रहा है x में। इसका मतलब x में उसकी वेलोसिटी हो गई है। पहली बात तो यहां पे अब आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन निकाल ली है। अब बताइए जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, आप देख लीजिए V क्रॉस B, और जब V क्रॉस B आप करोगे तो आप यहां वैल्यू पुट करिए। देखिए F इक्वल्स टू QE, E था आपका J में, मतलब Y एक्सिस में, तो हमने लिखा J कैप प्लस V क्रॉस B। V है हमारा X में तो यूनिट वेक्टर आएगा I कैप क्रॉस B है Z में तो यूनिट वेक्टर आएगा K कैप। ये हमने लिख दिया। यहां से अब आप देखिए E J कैप प्लस VB और I क्रॉस K हमारा बनेगा I क्रॉस K बनेगा माइनस J कैप। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स बनेगा वो आएगा हमारा माइनस y में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो था प्लस y में। सो फोर्स इक्वल्स टू Q E
प्लस वी बी माइनस जे कैप, और या खाली जे कैप आप बाहर रख लीजिए और ये साइन आएगा माइनस। सो इस तरह से हमने इस फोर्स की डायरेक्शन बता दी। अब अगर किसी सिचुएशन में हम इस फैक्टर को इस क्वांटिटी के बराबर पुट कर दें तो प्लस और माइनस साइन होने के कारण ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। कब करेंगे? फोर्स जीरो बन सकता है अगर ये दोनों क्वांटिटी बराबर हो तब। तो यहां पे मान लो F इक्वल्स टू जीरो, F इक्वल्स टू जीरो, उस चार्ज पार्टिकल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है उस पे ये नेट फोर्स जीरो बनेगा व्हेन E इक्वल्स टू वी बी, E इक्वल्स टू वी बी। यहां से V की वैल्यू हमारे पास आएगी E अपॉन बी। This is the velocity of particle which is moving in electric field as well as magnetic field. But the force due to both these fields cancel out each other and net force on the particle is zero. कब? जब उसकी वेलोसिटी इस इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर हो तब। अगर उसकी वेलोसिटी E अपॉन बी के बराबर है तो उस केस में उस पे नेट फोर्स जीरो बनेगा। नेट फोर्स जीरो बनने का मतलब जो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में चल रहा था उसी तरफ चलता हुआ चला जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इसका मतलब जो पार्टिकल इतनी वेलोसिटी से चलेगा ये दोनों फील्ड केवल उसी पार्टिकल को आगे विदाउट डिफ्लेक्शन पास होने देंगे। अदरवाइज और कोई भी पार्टिकल इस वेलोसिटी से नहीं अलग इस वेलोसिटी से चलता है तो वो पार्टिकल इन फील्ड में से विदाउट डिफ्लेक्शन पास नहीं हो पाएगा। इसका मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट करेगा। अगर इतनी वेलोसिटी है तो स्ट्रेट लाइन में विदाउट डिफ्लेक्शन पास हो पाएगा, अदरवाइज पास नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा था वेलोसिटी सेलेक्टर। इट मींस only those particles can pass through these fields without deflection which have वेलोसिटी E अपॉन बी। केवल उसी पार्टिकल को पास होने देगा जिसकी वेलोसिटी है E अपॉन बी। इसीलिए हमने इसका नाम दिया वेलोसिटी सेलेक्टर, क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर वेलोसिटी को सेलेक्ट कर लिया है। यह था हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में 90 डिग्री के एंगल पे हैं। अब अगर दो फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों परपेंडिकुलर हों तो हम इनका नाम देते हैं क्रॉस फील्ड्स। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड देन दीज आर नोन एज क्रॉस्ड फील्ड्स। हम इनको नाम देंगे क्रॉस्ड फील्ड्स का। सो ये था हमारा टॉपिक वेलोसिटी सेलेक्टर, और इस प्रिंसिपल का सबसे पहले यूज किया था जे थॉमसन ने। एंड दिस प्रिंसिपल वाज यूज्ड बाय जे थॉमसन in discovery of electron in 1897.
सो ये था वेलोसिटी सेलेक्टर। अब उसके बाद आता है, हम ये जानते हैं कि भाई एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट पे है वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वहाँ से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। लेकिन एक यूनिफॉर्मली मूविंग चार्ज हमें मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोवाइड कराएगा। मतलब एक करंट अगर किसी वायर में से फ्लो हो रहा है तो उस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी हमें मिलेगा। अब एक करंट कैरिंग वायर में से कितना मैग्नेटिक फील्ड हमें मिल सकता है, वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। सो इस टॉपिक का हमारा नाम है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। ये क्या है? इट इज द क्वांटिटेटिव relationship between electric current and magnetic field given by French physicist J.B. Biot and फ्लेक्स सेवर्ट। ये दो साइंटिस्ट के नाम हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट J.B. बायोट एंड फ्लेक्स सेवर्ट, जिन्होंने ये बताया कि अगर कहीं से करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब करंट और मैग्नेटिक फील्ड में एक रिलेशन प्रोवाइड कराई। उसी रिलेशन का हमने नाम दिया बायोट-सैवर्ट्स लॉ। अब वो रिलेशन क्या है देखिए, लेट अस कंसीडर ए कंडक्टर और लेट अस कंसीडर ए फाइनाइट लेंथ कंडक्टर XY, फाइनाइट लेंथ कंडक्टर XY कैरिंग ए करंट I। अब अगर वो फाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है और उस फाइनाइट लेंथ के कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं। ये XY है और ये फाइनाइट लेंथ का है। इसमें से करंट फ्लो करता है फ्रॉम X टू Y और I करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। सो इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें देखना है यहां पे। सबसे पहले इस पूरे फाइनाइट कंडक्टर में से आप एक स्मॉल एलिमेंट मान लीजिए और वो स्मॉल एलिमेंट मान लो यहां। सपोज दिस इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो कर रहा है तो हमने इसका नाम दिया स्मॉल करंट एलिमेंट and suppose its length is dl. So consider a small current element whose length is L, sorry, whose length is dl। और इस स्मॉल करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो वही डायरेक्शन आएगी जो करंट की डायरेक्शन है। करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है तो इस स्मॉल करंट एलिमेंट, अभी तो ये लेंथ एलिमेंट है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है I। सो ये जो IDL बना ये बोला जाएगा स्मॉल करंट एलिमेंट। और इस करंट एलिमेंट की वही डायरेक्शन होगी जो इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन है। ये आप ध्यान रखेंगे। मैंने बताया भी था कि हम लेंथ की वही डायरेक्शन लेंगे जो करंट की डायरेक्शन है। सो यहां भी DL की वही डायरेक्शन लेंगे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो।
अब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण पहले हम एक पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसके बाद टोटल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक करेंगे? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट तक। लेकिन पहले स्मॉल के कारण तो निकाल लें, फिर हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन कैसे करना है। मान लीजिए इस स्मॉल करंट एलिमेंट के सेंटर से एक पॉइंट हमने मान लिया यहां, जिसका नाम दिया P और इसकी डिस्टेंस है R। इस पॉइंट P पे हमें इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट magnetic field due to this small current element ideal at point P, and the distance between this current element and point P is R. Distance between ideal and P is R. और इस आइडियल और P के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा थीटा। एंगल आप मान लीजिए थीटा। एंगल आप ये भी बता सकते हैं इस तरह से। ऐसे ना बता के आप इस स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये टेंजेंट आया। टेंजेंट की भी वही डायरेक्शन लेंगे जो इस करंट एलिमेंट की है। तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड, तो टेंजेंट की भी डायरेक्शन लेंगे अपवर्ड। सो इस टेंजेंट और इस पोजीशन वेक्टर आर के बीच में जो एंगल बना उसका हमने नाम दे दिया थीटा। सो इसको आप ये भी कह सकते हैं ये टेंजेंट और आर के बीच में, या इस करंट एलिमेंट और आर के बीच में एंगल है थीटा। सो एंड द एंगल बिटवीन current element ideal and R is theta। ये हमने एंगल मान लिया। अब ये करंट एलिमेंट स्मॉल करंट एलिमेंट है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी स्मॉल ही आएगा। सो सपोज dB is magnetic field at point P due to this small current element। अब इस dB की वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए। ये चीज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है और यहां से ये पाया गया कि dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dl। भाई जितनी ज्यादा इस करंट एलिमेंट की लेंथ होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। थर्ड, dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। मतलब ये जो डिस्टेंस है करंट एलिमेंट और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच की, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फोर्थ, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा।
ये साइन थीटा कौन सा है? थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड आर। अगर इन चारों को हम मिला दें तो हमें मिलेगा डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल। अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दें तो यहां एक कांस्टेंट आएगा और उसे हम नाम देंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई where mu naught upon 4 pi is proportionality constant। ये बनेगा proportionality constant। अब इस proportionality constant में 4 पाई तो आप जानते हैं, म्यू नोट एक नई टर्म आई है जिसका हम नाम देंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एप्सिलॉन नोट पढ़ा था जिसको हमने नाम दिया था इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। मैग्नेटोस्टैटिक्स में मतलब मैग्नेटिज्म में हम ये नई टर्म पढ़ेंगे जिसको हमने नाम दिया मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और मैग्नेटिक परमेबिलिटी में रिलेशन भी है, वो हम आगे देखेंगे। सो देखिए, साथ में सीबीएसई ने सिलेबस हमारा कम कर दिया है, लगभग 30% सिलेबस हर सब्जेक्ट से कम कर दिया है। और इस यूनिट से, इस चैप्टर से जो कम किया है वो साइक्लोट्रॉन था, और आज हमें साइक्लोट्रॉन का ही टॉपिक करना था इस वेलोसिटी सेलेक्टर के बाद, क्योंकि यहाँ इस साइक्लोट्रॉन में भी इस वेलोसिटी सेलेक्टर का यूज होता है, लेकिन अब वो हटा दिया है तो हमने उसको नहीं किया। अगर टाइम बचेगा तो उसको करा देंगे। सो यहां आ गए थे हम, वेयर म्यू नोट इज मैग्नेटिक परमेबिलिटी। अब ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होगी और क्या हम इससे मेजर कर पाएंगे, ये क्या डिफाइन कर पाएगी, वो देखिए। मैग्नेटिक परमेबिलिटी इट मेजर्स दी, और ये म्यू नोट, अगर नोट लगा हुआ है इसका मतलब मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी मीडियम की होती तो म्यू लिखा होता, नोट नहीं लिखा होता। ये 0 नहीं लगेगा अगर मीडियम की होगी तो। अगर यहां आपको 0 लिखा मिल जाए इसका मतलब आप समझेंगे कि ये जो परमेबिलिटी है ये वैक्यूम की रिप्रेजेंट कर रहा है, इसे आप ध्यान रखेंगे। सो मैग्नेटिक परमेबिलिटी मेजर्स द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू एक्वायर मैग्नेटाइजेशन इन मैग्नेटिक फील्ड। भाई, हम अगर किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उसमें कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आना शुरू हो जाती हैं। कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ सकती हैं वो डिपेंड करेगा उस मीडियम की मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे। सो ये मैग्नेटिक परमेबिलिटी इट मेजर्स द एबिलिटी of material to acquire magnetization when it is placed in magnetic field। जब उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो कितना वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो कर पाएगा, डिपेंड करेगा मैग्नेटिक परमेबिलिटी पे। दूसरी इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि इट मेजर्स द एक्सटेंट टू विच मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट मैटर। सो इट मेजर्स द एक्सटेंट
it measures the extent to which magnetic field can penetrate the matter। ये हमारे पास इस मैग्नेटिक परमेबिलिटी की डेफिनेशन होती है। अब वापिस आते हैं हम कि जो एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड था, वो मैग्नेटिक फील्ड तो हम निकाल चुके हैं, लेकिन अभी इस मैग्नेटिक फील्ड की हमने डायरेक्शन नहीं बताई है। हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसे ही, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अब डायरेक्शन कैसे बताएंगे वो देखिए। वी हैव डी बी इक्वल्स टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्या हम यहां से इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके और ये नहीं लिख सकते म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। आप देखिए हमने कोई चेंज नहीं किया है यहां पे। हमने सिर्फ क्या लिखा है कि एक यूनिट वेक्टर आर कैप जो है वो बनता है आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। हमने इस क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करा दिया। भाई इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 तो है, और 1 की जगह हमने क्या लिख दिया आर कैप। और आर कैप क्या है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो 1 की जगह हमने ये लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी जगह हमने लिखा आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। जैसे ही हमने ये लिखा तो यहां हमारे पास बनेगा, देखिए यहां देख लीजिए, यहां हमने लिखा 1 की जगह आर कैप की जगह आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। सो ये बना म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर, पहले से था एक आर, ये आ गया तो ये बन गया आर क्यूब। अब यहां से डीएल भी एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमने ली है जो डायरेक्शन करंट की वही इसकी, साथ में आर भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां 2 वेक्टर्स के साथ साइन थीटा लगा है, तो आपको पता है कि 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट साइन थीटा देता है। सो डीएल क्रॉस हमने आर कर दिया, नीचे बन गया था आर क्यूब। इसको आप दोबारा ऐसे लिख सकते हो, ये दोबारा बनेगा हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। एक आर से एक आर कैंसिल आउट, फिर से बनेगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। सो इस मॉडिफिकेशन का फायदा ये हुआ कि हमने इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया था उसकी डायरेक्शन बता दी। डायरेक्शन कैसे बता दी? डायरेक्शन आएगी डीएल क्रॉस आर से, मतलब फिर से हमें राइट हैंड स्क्रू रूल यूज करना है, और उसी राइट हैंड स्क्रू रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता पाएंगे। सो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड स्क्रू रूल। राइट हैंड स्क्रू रूल से हम डायरेक्शन बता पाएंगे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन राइट हैंड स्क्रू रूल से बताएंगे। देखिए कैसे। चलो, इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी? डीएल की डायरेक्शन थी अपवर्ड और आर की डायरेक्शन है ये। तो पहले हमने डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, क्योंकि पहले लिखा है डीएल क्रॉस आर। तो पहले डीएल की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा, राइट हैंड की फिंगर्स को रोटेट कराया आर की डायरेक्शन में, थंब आ रहा है इनवर्ड। इसका मतलब इस स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन आएगी इनवर्ड, मतलब इनटू द प्लेन, इनटू द बोर्ड, इनटू द पेपर।
और जब इनवर्ड डायरेक्शन हो तो हम क्रॉस साइन यूज करते हैं। सो इस मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन आ रही है वो डायरेक्शन है इनटू द पेज। इस तरह से इस राइट हैंड स्क्रू रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब बात आती है कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताने के लिए कूलॉम्स लॉ की मदद ली थी, मैग्नेटिक फील्ड बताने के लिए हमने बायोट-सैवर्ट लॉ की मदद ली है। दोनों में क्या रिलेशन है, दोनों में कोई रिलेशन है भी या नहीं, वो देखिए। दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी है और डिससिमिलरिटीज भी। क्या क्या है वो आप देखिए। सिमिलरिटीज स्पेलिंग देख लेंगे आप, डिससिमिलरिटीज नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कूलॉम्स लॉ था वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर था, और मैग्नेटिक फील्ड में जो आ रहा है वो भी आर स्क्वायर ही आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों में एक सिमिलरिटी हो गई है कि बोथ फॉलोज और बोथ ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। ये तो सिमिलरिटी आ गई है, इस तरफ डिफरेंस कर लो। सेकंड, वहां जो कूलॉम्स लॉ था वो केवल चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, एंगल पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन इसमें ये एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। सो इसमें ये एक डिसिमिलरिटी आ गई है, या डिफरेंस नाम दे दीजिए कि ये इसमें डिफरेंस है कि इट डिपेंड्स ऑन एंगल पे डिपेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड। सो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन एंगल। ये इसमें डिफरेंस है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के कारण आया था और चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल करंट एलिमेंट के कारण आया है और इसकी हमने डायरेक्शन भी मानी है। इसका मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी हम ट्रीट करके चले हैं। तो ये भी एक डिफरेंस है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो आया था चार्ज के कारण, जो एक स्केलर क्वांटिटी थी, और मैग्नेटिक फील्ड आया करंट एलिमेंट, जो एक वेक्टर क्वांटिटी। ये भी एक डिसिमिलरिटी आ गई। थर्ड, डिफरेंस ज्यादा है इनमें। थर्ड ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डायरेक्शन आई थी वो डायरेक्शन चार्ज और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच जो लाइन थी, चार्ज और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी। लेकिन यहां मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन करंट एलिमेंट और पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन के बीच मिलाने वाली लाइन के अलोंग नहीं है। वहां हमने कहा था कि अगर ये एक चार्ज रखा है और इस पॉइंट ऑफ कैलकुलेशन पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो ये लाइन आएगी। अब इसी लाइन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, पॉजिटिव मिला तो इस तरफ, नेगेटिव मिला तो इस तरफ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड थी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग, अलोंग लाइन ज्वाइनिंग। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तो लाइन को छोड़िए, उस प्लेन में भी एग्जिस्ट नहीं करता है जिसमें वो लाइन है। वो किस प्लेन में लाई करेगा और किस एक्सिस में, किस डायरेक्शन में लाई करेगा? अगर डीएल और आर जिस प्लेन में है उससे
सेकंड जो बच गई है एक्सिस, उस एक्सिस के अलोंग लाई करेगा। जैसे मान लो कि यहां पे dl और r हमारा x और y में लाई कर रहे थे, x और y में अगर dl और r लाई करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड z में बनेगा। मान लो dl था इस तरफ तो हमने इसका नाम दे दिया y, r है इस तरफ तो हमने इसका नाम दे दिया x। dl क्रॉस r, dl क्रॉस r मतलब y क्रॉस r, y क्रॉस x, सॉरी y क्रॉस x। और y क्रॉस x की बजाय आप ये लिख लीजिए j कैप क्रॉस i कैप, और j कैप क्रॉस i कैप बनता है हमारा k कैप, लेकिन प्लस का नहीं माइनस का k। इसका मतलब आउटसाइड नहीं इनसाइड। और हमने यहां बताया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, इनवर्ड है। इनवर्ड का मतलब माइनस जेड। तो आप देख लीजिए dl और r दोनों xy प्लेन में थे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा, बच कौन सा गया, परपेंडिकुलर होते हैं एक्स वाई जेड तीनों, एक्स वाई में dl और r बच गया, इसका मतलब जेड एक्सिस बच गया है, उस जेड में मैग्नेटिक फील्ड आएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड आएगा परपेंडिकुलर टू प्लेन dl क्रॉस r। ये जो प्लेन आएगी इस dl क्रॉस r की, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को आप ध्यान रखना। ये इनमें डिफरेंस और सिमिलरिटीज हैं। अब मैंने कहा था कि मैग्नेटिक परमेबिलिटी और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन नोट से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक परमेबिलिटी को म्यू नोट से। देखिए, चलो यहीं देख लो, एप्सिलॉन नोट म्यू नोट, इसको मैं 4 पाई से मल्टीप्लाई कराऊं तो ये बन गया ये, और 4 पाई से डिवाइड कराऊं तो ये बन गया। इसकी वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁻⁹, और इस म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बनेगी 10⁻⁻⁷। कहने का मतलब ये जो हमारा बन गया, सॉरी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 9 प्लस 7 -7 आएगी। और सॉरी, ये अब की बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट नहीं, 4 पाई एप्सिलॉन नोट है, तो ये फैक्टर जाएगा नीचे, इसमें कंफ्यूजन था। यहां से आप इसे सोल्व करिए, 1/9 इंटू ये -7 नीचे आएगा, प्लस का बनेगा 10⁻9 प्लस 7 16। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 इंटू 10⁸ और इसका स्क्वायर। क्या 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट नहीं है? इसका मतलब हमने इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराया तो हमें मिला एप्सिलॉन नोट म्यू नोट इक्वल्स टू 1/c और इसका स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, एप्सिलॉन नोट म्यू नोट इक्वल्स टू 1/c स्क्वायर। इसे आप ध्यान रखेंगे। यहां मैंने इस म्यू नोट की वैल्यू लिखना मैं भूल गया था। वैल्यू आएगी म्यू नोट की 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी यूनिट होती हैं। सो वही वैल्यू हमने यहां पुट की है और हमने पाया कि इन दोनों का प्रोडक्ट स्क्वायर ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ये रिलेशन आप ध्यान रखेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मेनली हमने बायोट-सैवर्ट लॉ को ही निकाला है और इसमें देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर के कारण निकाल सकते हैं। अब ये स्मॉल के कारण था, टोटल के लिए निकालना हो तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल पाएंगे। सो इसको करिए, इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।